दोस्तों, एक लड़की जिसकी शादी हो गई थी और शादी के बाद वह अपने पति से अलग रहा करती थी। उसकी मां एक पंडित जी को उसका हाथ दिखाती है और हाथ देखने के बाद जो पंडित होता है वह कहता है कि इसके हाथ में तो अफसर बनने की लकीर ही नहीं है। अब इस बात को सुनने के बाद जो लड़की होती है वह पंडित जी से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे हाथ में अफसर बनने की लकीर नहीं है तो मैं अपने आप मेहनत करके उस लकीर को बना लूंगी। दोस्तों, कौन थी वह लड़की और क्यों वह अफसर बनना चाहती थी? क्या वह अफसर बन पाती है या नहीं बन पाएगी? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जो गांव जंगल से सटा हुआ था और उस गांव के अंदर जो लोग थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो लोग जंगल के अंदर जाकर कुछ सामान लाया करते और उस सामान को मार्केट में बेचकर अपने घर की जीवनचर्या चलाया करते हैं। जानवर भी पाला करते हैं तो जानवरों का काम भी उन्हें करना पड़ता है। उस गांव के अंदर एक स्कूल था जो 10वीं क्लास तक का था और उस स्कूल से उस गांव के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक 10वीं क्लास पास नहीं की थी। तो उस गांव के अंदर ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उसी गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है ममता, जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। वह अपने घर वालों का कामकाज में भी हाथ बंटाया करती है और जंगल के अंदर से लकड़ियां लाकर कुछ जड़ी बूटियां लाकर घरवालों को दिया करती है, जिनको वह बाजार में बेचकर कुछ पैसे लाया करते और अपने घर की जीवनचर्या को चलाया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो ममता थी उसने 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। अब गांव के अंदर पहला बच्चा ऐसा था जिसने 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लिया था, तो पूरे गांव में उस लड़की का नाम हो जाता है। वह लड़की भी मन ही मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है कि उसने ऐसा काम कर दिया है जो उसके गांव में आज तक किसी ने नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, यह केवल शुरुआत थी। इसके आगे उसे बहुत कुछ झेला था। इसके बाद वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के लिए मैं पास के शहर में जाना चाहती हूँ, क्योंकि उनके गांव से शहर काफी दूर था और वहां से अप डाउन करना बड़ा ही मुश्किल था। तो उसके पिता पहले तो उसे मना करते हैं, कहते हैं कि बेटी, जब भी तेरी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद तुझे घर ही बसाना है, खाना और चूल्हा चौका ही देखना होगा। लेकिन बेटी जिद करती है, घर की लाडली थी और आजादी से घूमने वाली लड़की थी। तो उसके पिता कह देते हैं कि ठीक है बेटी, तू चली जा, तेरे साथ में तेरी मां चली जाएगी और दोनों मिलकर वहीं पर रहना और अपनी पढ़ाई को आगे करना। उसके बाद वह लड़की पास ही के शहर में चली जाती है और वहां जाकर दोनों मां बेटी एक घर किराए का लेते हैं। किराए के घर के अंदर रहकर जो ममता थी वह अपनी आगे की पढ़ाई को करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो ममता की मां थी वह दूसरों के घरों में काम किया करती और काम करने के बाद उसे मकान का किराया और अपनी बेटी का भरण पोषण कर रही थी। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 12वीं क्लास उसने कंप्लीट कर ली थी। 12वीं क्लास में उसने काफी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। तो इसके बाद जोश के साथ बच्चे पढ़ा करते थे। वह उसको प्रेषित करते हैं और कहते हैं कि तू आगे पढ़े, अगर तू आगे पढ़ेगी तो तेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। वह जो ममता थी वह आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन तभी गांव से उसके पिता का बुलावा आता है और दोनों मां बेटी को गांव जाना पड़ता है। गांव जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ममता के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और ममता की शादी करने के लिए उसके पिता बोल रहे हैं। अब इस बात को सुनकर जो ममता थी उसके सारे अरमान ढह जाते हैं। वह अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि पिताजी, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार हूं और मैं बहुत आगे तक जा सकती है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटी, रिश्ता अच्छा है और तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। यानी कि उसके पिता ने एक फाइनल फैसला दे दिया था और कहा था कि तुम्हें इसी लड़के से शादी करनी होगी। इसके बाद ममता भी अपने पिता की बात मान जाती है। उसकी मां भी उसे समझाती है और वह उस लड़के से शादी कर लेती है। ममता के पिता ने उस लड़के की अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं की थी और उससे अपनी बेटी की शादी करा दी थी। उसे बताया गया था कि बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी बेटी डॉक्टरी कर रही है तो वह लोग तुम्हारी बेटी को अच्छी तरह से रखेंगे। उसके बाद ममता की शादी होने के बाद वह अपने पति के घर चली जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद उसको हर बात पर प्रताड़ित किया जाता, यानी कि उसके साथ एक नीच व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता और ना ही उसे घर के अंदर एक सदस्य का दर्जा दिया गया था। घर के सभी लोग उससे घृणा किया करते हैं
और जब भी वह कहीं किसी सोफे पर या किसी बेड के ऊपर बैठ जाया करती तो उसे वहां से उठाकर नीचे बिठा दिया जाया करता। कहा करते कि घर की बहू ऐसे ही बैठा करती है और आज के बाद तू सोफे पर नहीं बैठेगी। इस तरह की बातों को सहन करती और सहन करते करते कुछ दिन ससुराल के अंदर बीत जाते हैं। वहां पर उसको ज्यादा ही टॉर्चर किया जाता था और जो उसका पति था वह उसे जरा भी प्यार नहीं किया करता था, उसे बात बात पर पीट दिया करता था। ममता को खाने के लिए भी जब भी कहा जाता था, जब घर के अंदर खाना बच जाए, अगर घर के अंदर खाना नहीं बचा है तो ममता को भूखे पेट सोना पड़ता था। इन सभी बातों से ममता बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब एक दिन उसके पिता आते हैं उससे मिलने के लिए, तो वह अपने पिता को पूरी घटना बताती है। कहती है कि पिताजी, मेरे साथ यहां पर बहुत बुरा व्यवहार होता है और मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तू इस घर में नहीं रह सकती तो शाम को मैं आऊंगा, शाम को मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। इस बात को सुनकर ममता को थोड़ी सी चैन की सांस आती है, लेकिन दोस्तों उसके पिता उसे लेने के लिए नहीं आते हैं। वह शाम को अपने पिता का वेट करती करती सो जाती है, लेकिन उसके पिता उसे लेने के लिए नहीं आए थे। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद ममता की हालत बद से बदतर हो गई थी। देखने से लग रहा था कि मानो उसने वर्षों से कुछ खाया नहीं है और उसकी हालत एक सूखे तिनके की भांति हो गई थी। अब यह सभी टॉर्चर ममता से बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश करती है। इसके लिए वह कमरे में जाती है और कमरे में जाकर अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती है, लेकिन सामने खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के दूसरी तरफ उसकी सास बैठी हुई थी। जैसे ही दोनों की आंखें मिलती हैं तो जो सास होती है वह उठकर वहां से चली जाती है। ममता से कुछ भी नहीं कहती है, ना ही उसको समझाने की कोशिश करती है और ना ही उसके दुखों को बांटने की कोशिश करती है। इसके बाद जो ममता होती है वह अपने इस फैसले को बदल देती है। वह सोचती है कि ऐसे लोगों के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगी जिनको मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को सोचकर वह दोबारा से हिम्मत बांधती है और हिम्मत बांधकर एक रात अपने घर से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद सीधा अपने मायके गई थी और मायके जाकर अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, अगर मैं उस घर में रही तो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद उसके पिता उसे समझाने लगते हैं, कहते हैं कि बेटी, बेटियों की जिंदगी ऐसी ही होती है और इसी तरह से उनको काटनी पड़ती है। लेकिन ममता अपने पिता से कहती है कि पिताजी, इससे अच्छा होगा कि आप ही मुझे अपने हाथों से इस दुनिया से विदा कर दो। अब इस बात को उसकी मां भी खड़ी होकर सुन रही थी। उसके पिता उसे और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ममता साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि अगर आप चाहते हो तो मैं आपके घर में भी नहीं रहूंगी, लेकिन मैं उस घर में लौटकर वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान ही इतना कर दिया था। ऊपर से उसका पति भी उसे बात बात पर पीटता, बात बात पर प्रताड़ित किया करता है। इसी वजह से ममता उस घर में नहीं जाना चाहती थी। तो इसके बाद उसका पिता एक फैसला और करता है और कहता है कि अगर तू वहां पर नहीं जाना चाहती तो तुझे इस घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब इन सभी बातों को जो ममता की मां खड़ी होकर सुन रही थी, वह एकदम से उसके पिता से कह देती है कि ठीक है, अगर ये इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर से जाऊंगी। उसके बाद ममता का पिता इस बात को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है कि उसकी पत्नी जो पहले से उसकी बातों को माना करती थी, आज उसने उसके सामने अपना मुंह खोला था और कह दिया था कि अपनी बेटी के साथ मैं भी इस घर से जाऊंगी। थोड़ी देर के लिए माहौल थम सा गया था। जो पिता था वह भी चुप हो गया था। इधर जो ममता की मां है वह ममता का हाथ पकड़ती है और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर उस घर से निकल जाती है। अब इसके बाद ममता और ममता की मां दोबारा से उसी शहर में आ गए थे जहां पर ममता पहले पढ़ाई किया करती थी। यहां आने के बाद ममता और ममता की मां दोबारा से उसी कमरे को किराए पर लेते हैं और उसके अंदर रहने लगते हैं। अब ममता की मां दूसरों के घरों में काम किया करती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, तू आगे की पढ़ाई कर ताकि तू एक अच्छे से मुकाम को हासिल कर सके। उसके बाद ममता अपनी पढ़ाई लिखाई को दोबारा से चालू करती है और पढ़ाई लिखाई करने के साथ में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती है। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत होने लगता है और इसी तरह से ममता की ग्रेजुएट भी कंप्लीट हो जाती है। अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन पैसों की काफी ज्यादा दिक्कत थी।
क्योंकि शहर के अंदर रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पहले जब वह दोनों मां बेटी वहां पर रही थी तो उनके पिता उसे सहारा दे दिया करते थे, लेकिन अब उनको कोई सहारा नहीं है। उन्हें खुद ही कमाना पड़ता है और उसी से अपने गुजर बसर करनी पड़ती है। अब ग्रेजुएशन होने के बाद ममता सोचती है कि मैं कोई ना कोई नौकरी लग जाऊं ताकि हमारी अच्छी खासी इनकम होने लगे और हमें इन चीजों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना पड़े। इस बीच ममता का पति था, उसे भी पता चल जाता है कि उसकी पत्नी वहां पर रहा करती है, तो वह बार बार बीच बीच में आया करता और ममता पर यहां पर भी पिटाई लगाया करता। ममता की मानसिकता ऐसी हो गई थी कि वह उसका विरोध नहीं किया करती थी, बस यह सोचा करती थी कि एक पिटाई लगाने के बाद कब थकेगा और कब यहां से जाएगा। तभी एक दिन ममता मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी। वहीं पर एक पेपर की दुकान थी और उस दुकान पर एक न्यूज़पेपर लटका हुआ था। उस न्यूज़पेपर के अंदर एक आईएएस ऑफिसर के बारे में बताया जा रहा था और साथ में उसका वेतन भी लिखा हुआ था। अब जैसे ही वह उस वेतन को देखती है, यानी कि आईएएस ऑफिसर की सैलरी को देखती है, तो एकदम से ठान लेती है कि मुझे ऐसा ही अफसर बनना है ताकि मुझे भी अच्छी खासी इनकम हो और उससे मैं अपनी मां के साथ अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकें। इस बात को सोचने के बाद ममता उस आईएएस की पोस्ट को पाने के लिए क्या करना होगा, इस बात के बारे में जानकारियां निकालने लगती हैं। उसके साथ जो बच्चे पढ़ा करते थे उनसे पूछती है और पूछने के बाद उसे पता चलता है कि इस पोस्ट को पाने के लिए उसे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना हो, उसके बाद ही उसका इसमें नंबर आएगा। तो ममता ठान लेती है कि मुझे इसी पोस्ट को हासिल करना है, क्योंकि इसके अंदर सैलरी अच्छी थी और इसी वजह से वह इस पोस्ट को करना चाहती थी। उसे यह नहीं मालूम था कि इसका औहदा कितना बड़ा होता है, लेकिन वह अपने मन में ठान चुकी थी कि इस पोस्ट को करने के बाद अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और मेरा और मेरी मां का अच्छी तरह से टाइम व्यतीत हो जाएगा। इसके बाद ममता जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करके आईएएस की किताब खरीदती है, जिससे आईएएस की तैयारी होती थी, और उसके बाद उस तैयारी को करने में जुट जाती है। वह घर पर ही रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और जैसे प्री एग्जाम आता है तो प्री एग्जाम को एक बार में ही क्लियर कर लेती है। प्री एग्जाम उसका क्लियर हो गया था, तो क्लियर होने के बाद चारों तरफ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनमें भी उसका नाम हो गया था और इसके बाद उसका सफर थोड़ा सा आसान होने लगा था। इसके बाद कुछ कोचिंग सेंटर वाले उसको अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए विशेष छूट देते हैं और उसको बिना पैसों के उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन मिल जाता है। कोचिंग सेंटर के अंदर से भी बहुत सारी सहायता मिलती है और इसी तरह से जो ममता है वह अपना मेंस भी क्लियर कर लेती है। अब उसका मेंस क्लियर हो गया था। इसके बाद उसे इंटरव्यू देने के लिए जाना था, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए उसके पास अच्छी सी ड्रेस नहीं थी। पहले तो वह सोचती है कि क्या किया जाए, किस तरह से अच्छे कपड़ों का जुगाड़ किया जाए, लेकिन फिर वह सोचती है कि जैसे हम हैं वैसे ही इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। वह अपनी पुरानी साड़ी पहनती है और पुरानी साड़ी को पहनकर सीधा इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाती है। जैसे ही ममता का नंबर आता है तो इंटरव्यू ऑफिसर जैसे ही उसके कपड़ों को देखता है तो उससे पूछने लगता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। उसके बाद वह इंटरव्यू को अपनी पूरी कहानी बताती है, जो भी उसके साथ घटा था और जो कुछ भी उसके साथ फिलहाल घट रहा था। अब जैसे इंटरव्यू लेने वाले उसकी कहानी को सुनते हैं तो उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं, उसके स्ट्रगल को देखकर, उसकी मेहनत को देखकर। और जब उन्हें पता चलता है कि पहला ही अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में उसने प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लिए हैं, तो वह लोग भी उसकी इस बात से बड़े खुश होते हैं। उसके बाद कुछ सवाल उससे पूछे जाते हैं। उन सवालों के सही और सटीक आंसर ममता दे देती है। अब इन सवालों के सही जवाब आने के बाद वह उसे भेज देते हैं और कुछ दिनों बाद आईएएस का रिजल्ट आना था। अब जैसे ही आईएएस का रिजल्ट आता है तो ममता को पता चलता है कि उसने वह एग्जाम क्लियर कर लिया है। इसको क्लियर करने के बाद वह एक अधिकारी बन जाएगी और उसे अच्छी खासी सैलरी मिला करेगी। वो बड़ी खुश होती है और इस खुशी को अपनी मां के साथ सेलिब्रेट करती है और ये बात चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि ममता ने अपनी जिंदगी में जो स्ट्रगल किया था, वह जिस एरिया से आती थी वहां के लोग 10वीं क्लास को भी पास नहीं किया करते थे, लेकिन उसने उस एरिया से आने के बाद भी एक आईएएस का एग्जाम क्लियर किया था और एक आईएएस अधिकारी बन गई थी। इसके बाद ममता की ट्रेनिंग होती है
और ट्रेनिंग होने के बाद ममता एक आईएएस ऑफिसर बन जाती है। उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है और वहां पर जाकर वह अच्छी तरह से अपना कार्यभार संभालने लगती है। वहां पर जाने के बाद उसे सरकारी आवास मिला था, तो वह अपनी मां को भी अपने साथ उसी सरकारी आवास में बुला लेती है। अब ममता के पास अपनी गाड़ी थी, अपने घर थे और अपने ड्राइवर थे, तो ममता अपने काम को बड़ी अच्छी तरह से किया करती थी और इसी तरह से समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती अभी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। उसके पति को भी यह बात पता चल जाती है कि उसकी पत्नी जो उससे अलग रह रही है वह एक आईएएस ऑफिसर बन गई है। उसके बाद वह एक दिन ममता के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां जाकर फिर से उस पर मार पिटाई लगाने लगता है। अब ममता के पास ओहदा तो था, लेकिन वह डर रही थी कहीं समाज में उसकी बेइज्जती ना हो जाए। अगर सभी लोगों को यह पता चलेगा कि उसका पति उस पर पिटाई लगाता है और उसके पति ने उसे कई बार पीटा है, तो लोगों के बीच में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। इसी डर के कारण वह किसी से कुछ नहीं कहती है, न ही अपने पति से कुछ कहती है और उसका पति उससे पैसे मांगने लगता है तो ममता मजबूरन उसको पैसे बैंक से लोन लेकर दे देती है और कहती है कि यह लो पैसे और अब यहां से चले जाओ। उसका पति उन पैसों को लेकर चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी बार बार उसको टॉर्चर किया करता और बार बार आकर उसे पीट दिया करता। कभी भी उसे पैसे चाहिए हुआ करते तो वह एकदम से ममता के पास आ जाया करता। पहले तो उसे पिटाई लगाया करता और उसके बाद उससे पैसे लेकर वहां से चला जाया करता। ममता इन सभी बातों को चुपचाप सहन कर रही थी। वह किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं चलने देती है। अब एक दिन पहले ही उसका पति उसे मारपीट कर उसे पैसे ले गया था, तो उसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान पड़ा हुआ था। उसके बाद दूसरे ही दिन उसकी एसपी साहब के साथ मीटिंग थी और मीटिंग के लिए जैसे ही वह जाती है तो एसपी साहब बड़े अच्छे इंसान थे। वह ममता को देखते हैं तो देखते ही उसे कहते हैं कि यह चेहरे पर क्या हो गया। उसके बाद ममता उस बात को छुपाते हुए कहती है कि कुछ नहीं, वैसे ही गिर गई थी और मेरे चोट लग गई है। लेकिन एसपी साहब उसके हाव भाव से उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि गिरी हुई चोट का निशान तो नहीं है। इसके बाद ममता फिर से कहानी को बदल देती है और कहती है कि मेरा दरवाजा लग गया था और उसी से चोट लग गई है। उसके बाद एसपी साहब पूरी तरह से समझ जाते हैं कि मैडम झूठ बोल रही है। उससे पूछने लगते हैं और कहते हैं कि मैडम यह बताओ आखिर हुआ क्या है, शायद हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। उसके बाद ममता की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वह पूरी बात एसपी साहब को बता देती है। अब एसपी साहब जैसे ही पूरी बात को सुनते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ममता की कहानी बड़ी दुख भरी थी और उसको सुनने के बाद एसपी साहब को लगता है कि आखिर यह कैसी औरत है, किस मिट्टी की बनी हुई है, जो इतने सारे जुल्म को सहते हुए भी इस मुकाम तक पहुंच गई है। वह एकदम से खड़ा होता है और कहता है कि मैडम अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे से अगर आपका पति आपके साथ ऐसा करें तो आप बेझिझक मुझे फोन कर सकती हो। तभी ममता कहती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो चारों तरफ मेरी बदनामी हो जाएगी और इसी वजह से आज तक मैंने उससे कुछ नहीं कहा है। एसपी साहब उससे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोच रही हो। आपका जीवन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। उसके बाद जो ममता है वह एक दिन अपने बंगले पर बैठी हुई थी। तभी उसके पति का फोन आता है और वह उससे पैसे के लिए कहने लगता है, लेकिन इस बार ममता उसे मना कर देती है और एसपी साहब के पास फोन कर देती है। इसके बाद उसका पति आता है और आने के बाद उसे पिटाई लगाने लगता है। वह उसके बालों को पकड़कर कभी जमीन में पटकता है, उसके बाद दीवार में मारता है और मुक्का मारकर लात मारकर सब तरह से उसकी अच्छी तरह से पिटाई करता है। लेकिन ममता इस बार उसे मना कर रही थी, कह रही थी कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। इतनी ही देर में एसपी साहब अपनी पलटन लेकर एकदम से उस घर पर पहुंच जाते हैं और चारों तरफ से उस घर को घेर लेते हैं। ममता की मां भी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पति उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह अब तक भी उस पर पिटाई लगा रहा था। तभी एकदम से एसपी साहब कमरे के अंदर आते हैं और बंदूक उसकी तरफ तानते हुए कहते हैं, रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। अब जैसे ही ममता का पति एसपी साहब को देखता है कि उन्होंने उस पर बंदूक तानी हुई है, तो एकदम से वह ममता से दूर हट जाता है और उसके चेहरे की हवाइयां गायब हो जाती हैं। वह एक साइड में खड़ा हुआ था और जो ममता थी वह जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके बाद एसपी साहब उसे उठाकर
एक कुर्सी पर बिठाते हैं। इधर इतनी ही देर में घर के अंदर और भी ज्यादा पुलिस वाले आ गए थे, तो एसपी साहब अपने मुलाजिमों को आदेश देते हैं कि इसने जितना इसको पीटा है उतना ही इसे पीटो ममता। वहीं पर कुर्सी पर बैठकर अपने पति को पुलिस वालों से पिटता हुआ देख रही थी। अब जब उसको पीट रहे थे तो ममता को मानव बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो। उसके चेहरे के हाव भाव यह सब कुछ जाहिर कर रहे थे कि ममता उसको पिटते देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वह चाह रही है कि वह भी उठकर उस पर हाथ उठाए। इसके बाद उसकी अच्छी तरह से पिटाई करने के बाद जो एसपी साहब है उसको पकड़कर हवालात में बंद कर देते हैं और दूसरे ही दिन ममता को लेकर कोर्ट में पहुंचाते हैं। वहां पर जज साहब के सामने ममता के पति को भी पेश किया जाता है और ममता को दिखाकर बताया जाता है पूरी कहानी जो आज तक उसके साथ घटती आई थी। जज साहब जैसे ही ममता को देखते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर का इतना बुरा हाल है, तो वह सोचने लगते हैं कि अगर इनका इतना बुरा हाल है तो आम इंसान पर क्या बीती होगी। इस बात को सोचते हुए वह उसी दिन ममता का तलाक उसके पति से करा देते हैं और उसके पति को हिदायत देते हैं कि आज के बाद अगर तुम ममता के आसपास भी दिखाई दिए तो तुमको पकड़ लिया जाएगा और उम्र कैद की सजा कर दी जाएगी। इसके बाद ममता जज साहब और एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और अपने आप को इस नर्क से बाहर निकालती है। अब ममता के बारे में उसके पिता को भी पता चल गया था, क्योंकि उसके पति ने जाकर उसके पिता को पूरी बात बता दी थी, ताकि पति से तो कुछ नहीं कह पाता है, लेकिन मन के अंदर अपनी बेटी के प्रति बहुत ही ज्यादा सम्मान उसके अंदर जाग जाता है। लेकिन वह अपनी बेटी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसने कभी उसे अपने घर में नहीं रहने दिया था। इसके बाद एक दिन दोनों मां बेटी फैसला करती है कि वह अपने गांव जाएंगी और अपने पिता से मिलकर आएंगी। दोनों मां बेटी सरकारी गाड़ी में बैठती है और वहां से सीधा अपने गांव पहुंच जाती है। गांव जाने के बाद जैसे ही पिता अपनी बेटी को देखता है कि वह बहुत बड़ी अधिकारी बन गई है, उसके साथ एक गाड़ी है और गाड़ी में ड्राइवर भी है और एक गनमैन भी उसके साथ है, तो वह देखकर बड़ा ही फक्र महसूस करता है। और गांव के अंदर जैसे ममता आई थी तो सभी लोगों में उसकी वाहवाही होती है और उसके पिता का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। वहां आने के बाद अपनी बेटी से माफी मांगने लगता है, लेकिन बेटी तभी अपने पिता को एकदम से गले से लगा लेती है और कहती है कि पिताजी, शायद आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। अब इसके बाद ममता अपनी मां को लेकर उसी शहर में जाती है जहां पर वह पहले रहा करते थे, क्योंकि दोस्तों जब वह पढ़ाई किया करती थी, जब उसने आईएएस करने की ठानी थी, उस टाइम पर उसकी मां ने एक ज्योतिषी को उसका हाथ दिखाया था, लेकिन उसे ज्योतिषी ने ममता की मां से कहा था कि इसके हाथ में अफसर बनने की लकीर दिखाई नहीं दे रही। ममता उस ज्योतिषी से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे हाथ में अफसर बनने की लकीर नहीं है तो मैं अपनी मेहनत से अपने मुकाम को हासिल करूंगी और अपने हाथ के अंदर अफसर की लकीर बनाकर रहूंगी। ज्योतिषी ने ममता से कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद ममता ने उसको कह दिया था कि ठीक है, जिस दिन हो जाएगा हम लोग तुम्हारे पास आएंगे। तो ममता की मां ज्योतिषी के पास जाती है और उससे कहती है, देख लीजिए, आज मेरी बेटी एक अफसर बन गई है, उसके पास अफसर की गाड़ी है और उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी है। अब ज्योतिषी ममता को देखने के बाद कहता है कि मेहनत से सब कुछ किया जा सकता है जो तुमने करके दिखाया है। दोस्तों, यह थी कहानी ममता की, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ झेला और झेलने के बाद भी इतने अच्छे मुकाम को हासिल किया। अब क्या कहना चाहते हो? ममता के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ममता की मां के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ममता के पति के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कमेंट जरूर करें।